कहा है किसी ने कि संस्कारों से ही उच्च जीवन की शुरुआत होती है, पर संस्कृति के बिना इंसान की कोई पहचान नहीं होती। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी से, जिन्होंने लोक संगीत के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, द कंचन नेगी शो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, है ना। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा परिचय बढ़ता है जी, तो अच्छा लगता है अपने लोगों से मिलना। जी बिल्कुल मैम। मैम, पूछना चाहेंगे कि उत्तराखंड की पहली गढ़वाली महिला अध्यापिका आप रही हैं, तो ये संगीत जगत में आपने शुरुआत कब और कैसे करी? उत्तराखंड की पहली महिला संगीत अध्यापिका जी, संगीत के क्षेत्र में मैं रही। और ये सोच लीजिए कि बचपन से ही जब शायद बोलना सीखा होगा मैंने, तो पिताजी मेरे दुर्गा सप्तशती गाकर वो पाठ करते थे, तो उनको सुन सुन के मैं भी गाने लगती थी उनके साथ। जी, तो जैसे वो गा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ तोतली आवाज में या कैसे भी तो शुरू करा होगा मैंने। जी, फिर उन्होंने जो है जब देखा कि बच्चे की आवाज अच्छी है, तो ये तो मैं सोच रही हूँ ना अपने मन से, यही सोचा होगा शायद उन्होंने। तो हमारे यहाँ फिर मैं लैंसडाउन में पली बढ़ी। तो लैंसडाउन जो था वहाँ पर एक कंपटीशन हुआ छोटे बच्चों का, और उसमें जो है डुगडुगी उस जमाने में पिटती थी, तो सब इकट्ठा हो जाते थे क्या समाचार आया है। और फिर जब पिताजी को पता लगा होगा कि 5 साल तक के बच्चों को वहाँ पर ले जाएं, नरेंद्र क्लब वहाँ पर एक जगह है, तो वहाँ पर ले आएं और फिर जो अच्छा गाते हैं, तो पिताजी मेरे को भी ले गए। अब अगले लोग थे नहीं, पर यह है कि चले गए, तो उनको ही पता रहा होगा। फिर उन्होंने जब पूछा हमसे गाना, उन्होंने गवाया और खुद गाया पहले, तब उसके बाद हमसे बोला कि चलो तुम गाओ इसको। तो मैंने गाया होगा उसको अच्छा, तो मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें। और एक लड़की और थी माधुरी भदौला, उनका सिलेक्शन हुआ। और मेरे को उन्होंने राधा बनाया फिर, और उसको बनाया कृष्ण, और मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे, तो हमसे नृत्य कराया फिर उन्होंने। तो उस समय फिर वो उत्तर प्रदेश में था उत्तराखंड, तो फिर हम फर्स्ट आए उसमें दोनों। और जब फर्स्ट आए तो फिर तहलका तो मस्त नहीं था, तो वहाँ तो एक घर जैसा है हमारा, पूरा छावनी क्षेत्र है वो, और बीच में जो है वहाँ सिविलियंस रहते थे। तो उनमें जो है आपस में बहुत बहुत मेल मिलाप, और बहुत ही एक परिवार जैसा था वहाँ पर, जैसे एक गांव होता है सब लोग एक होते हैं, तो वैसे ही था वहाँ पर। और तब प्रिंसिपल को जब पता लगा हमारे स्कूल की कि बच्चे फर्स्ट आए हुए हैं, वो बड़ी वाली उनका तो वहाँ एडमिशन हो रखा था, लेकिन मेरे को फिर उन्होंने कहा कि उसको भी ले आओ, उसका भी एडमिशन करा देते हैं। तो मेरा एडमिशन उन्होंने कर दिया। और उसके बाद जो है जब मैं 6ठी क्लास में आई, तो उस समय मैंने एक लोक नृत्य था, वो बहन बनी थी मैं उसमें, और भूली गए छो दैना न रहना ऐ कोई चतो मैना, तो वो लोक नृत्य मैंने करा उस समय, कुमाऊनी लोक नृत्य। और उसमें चैत्र के महीने में वो गाया जाता, जब भाई उसके पास आया होगा बहन के पास, तब वो मैंने बहुत मार्मिक है वो लोकगीत, तो मैंने गाया उस समय और उसको नृत्य भी करा जी। तो तब जो है जब फर्स्ट आए हम, तो फिर और खुशियाँ होनी थी सब में। लेकिन उसके बाद ही जो है फिर जब मैं फिर किसी कंपटीशन की तैयारी में जा रही थी, तो पिताजी ने कहा कि बेटा अब स्टेज पर भी नहीं जाना और गाना भी नहीं, हमारे यहाँ अच्छा नहीं मानते, लड़कियों का गाना अच्छा नहीं मानते हमारे यहाँ। तो अब मेरे को तो क्या हुआ होगा, फिर मेरे तो बहुत बड़ा आघात, बहुत बड़ा लगा, वज्रपात जिसे बोलते हैं। और उसके बाद मैं बीमार पड़ गई, बोल तो सकती नहीं थी किसी से भी, और ऐसा नहीं था कि बोल नहीं सकते, पर यह था कि एक परंपरा थी हमारी, जोर से नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, जवाब नहीं देना, है ना। तो वही हमारे था। माँ से तो मैं बोल देती थी चुपचाप से, लेकिन पिताजी से नहीं बोलती थी मैं। उन्होंने कहा ऐसे बहुत
कठिन परिश्रम करना पड़ेगा मुझे। मुझसे कहा कि बेटा किसी से बोलना मत कि तू कहाँ जा रही है, तुझे बोलने की जरूरत नहीं। मुझसे भी नहीं बताया उन्होंने कि कहाँ ले जा रहा हूँ मैं। तब मुझे ले गए वो बाहर, तब उन्होंने मेरे को वहां पर सिखवाया। और उसके बाद जो हमेशा रियाज के जब अपने नेस्टोन आती थी तो हमारे यहाँ ढहपुर होता है एक जगह, एक कमरे के ऊपर छोटा सा कमरा जहाँ सामान रखा रहता है, तो बिल्कुल अंधेरा होता है वहाँ। तो उस कमरे में मैं जो है उसमें बैठ करके और तब वहाँ पर टॉर्च जला करके और फिर मैं लिखती भी थी, पढ़ती भी थी और ये रियाज करती थी अपना म्यूजिक का, जिसे आप पिलपत पिदाई बोलते थे, आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए तेरी, तेरी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। तो मैं तो जो है ना बहुत मंद्र सप्तक में जो है उसको गाती थी, बहुत कम स्वरों में, बहुत धीरे आवाज में ना। तो आपने कितने समय का प्रशिक्षण लिया मैम? मैं जो है 6ठी क्लास से लेकर के जब हाई स्कूल तक करा मैंने जी। तो मैंने 6th ईयर कर लिया था उसमें। अच्छा। है ना, डिग्री मेरे को मिल गई थी उसकी म्यूजिक की। और जैसे ही मैंने हाई स्कूल करा उसके बाद मेरा जो है अपनी ही स्कूल में, पहले तो दूसरी यहाँ हुआ था मेरा, पर फिर 27 दिन बाद मेरा ट्रांसफर वहाँ हो गया। लेकिन किसी को पता नहीं था कि कौन क्या है ये, किसी को पता ही नहीं था, पिता ही नहीं कहा, बोलने की जरूरत नहीं किसी से। और फिर जब वहाँ ट्रांसफर हो गया मेरा, तब जो है सारी दुनिया को पता लगा कि ये साड़ी पहन के कहाँ जा रही है भाई, ड्रामा, अच्छा ड्रामा होगा स्कूल में कोई, तब जा रही है साड़ी पहन। फिर हमने सोचा कि रोज ही साड़ी पहन के जा रही है ये तो, है ना। तो फिर उनको तब पता लगा कि गाना बजाना भी विषय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तब उन्होंने जाने हजारों बच्चों को मैंने पढ़ाया। मैम पूछना चाहेंगे आपसे कि जो संगीत की प्रमुख शैलियां हैं उसमें आपकी पसंदीदा शैली कौन सी है और क्यों? देखिए पहले तो मेरी क्लासिकल म्यूजिक ही थी जी। और शुरुआत में जो है जब मैं गाँव में जाती थी ना, जी। 2 महीने की छुट्टी जाती थी मैं गाँव में। अब उसमें क्या है कि जंगल में मैं भाभीियों के साथ साड़ी पकड़ के, भाभी मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। तब वो बोलते थे कि माँ से पूछ ले अपनी। माँ को तो पता था कि जरूर गाने के लिए जा रही है उनके साथ, किसी के सामने नहीं गाएगी। तब ये माँ बोलती थी चली जा, पर ढंग से जाना, गिर गुर मत जाना कहीं। तो वो फिर मैं चली जाती थी जंगल में और वहां पर फिर जोर जोर से गाती थी मैं अपना क्लासिकल, बहुत जोर जोर से। अब जितनी जोर से गा रही हूँ उतनी देर तो वो चिड़िया चुप रहती थी। हाँ। अब जैसे ही मैंने गाना बंद करा, अभी ची 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 हल्ला मच जाता था। फिर वो भाभी कहती थी कि मधु तू ही गा। इन्होंने दिमाग खराब कर दिया हमारा। और फिर जो है फिर तब भाभी तब बोलती थी, मैं बोलती थी भाभी तुम भी तो कोई गाना सुना दो ना मुझे। कि अच्छा धीरे से सुनाऊंगी मैं, है ना। तो फिर वो मेरे को लोकगीत सुनाती थी। अच्छा। अब लोकगीत तो ऐसी चीज है कि उसमें तो आत्मा बसती है। सही बात है। और जब वो मेरे को सुनाती थी तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं बोलती थी भाभी कितना सुंदर लोकगीत, कितना सुंदर गीत आपने सुनाए। तो बोलती थी बेटा ये लोकगीत है, इसको थड़िया बोलते हैं, इसको चौपला बोलते हैं, इसको मांगल बोलते हैं। और इस तरह से फिर जब मैं उसमें गेंद के मेले में जाती थी वहां, तो पिताजी जैसे मेरे को ये लाते थे जलेबी, बहुत प्यार करते थे बहुत ज्यादा ना। मेरे से पहले 2 भाई थे तो वो गुजर गए थे। अब जब मेरे को फिर उनको डर लग गई कि कभी इसका भी ना हो जाए, तो उन्होंने मेरे को फिर एक नागा बाबा की झोली में डाला, फिर खरीदा उससे। ये भी हमारे यहाँ एक जैसे भी है, मतलब एक रहा है, प्रचलन रहा है। तो फिर जो है तब वहां पर जब मैं जाती थी तो मेरे से बोलते थे ले बेटा खा ले। अब मैं तो ढूंढती रहती थी कि कोई बुजुर्ग महिला होगी तो, क्योंकि बाकी तो सब चरखी वरखी घूमने में लगे रहते थे, लेकिन बुजुर्ग महिला बैठ रहती थी एक कोने में। तो बोलते दादी जी नमस्ते, दादी जी खा लो। अपना मेरे को खाने के लिए देते थे, मैं उनको खिला देती थी। क्यों? मुझे गाना सुना दो ना। तब उन्होंने मेरे को सुनाया, जैसे एक खेड़ा गांव की थी, खेड़ा गांव की थी वो बुजुर्ग महिला। तो उन्होंने कि जिया बेना गीना जिया ढोल बाजे छे नंता छे नंता जिया ढोल बाजे। अब ये सुना है, बहुत प्यारा, छोटे में, बहुत छोटी में। और फिर जब ये सुना दिया मेरे को तो फिर वो तो मेरे को कंठस्थ हो गया ना। बैठी हूँ तो उसको गा रही हूँ, उसमें गा रही हूँ, ऐसे ऐसे करके जाने कितने लोकगीत मैंने सुन लिए। कोटद्वार में ट्रांसफर हो गया था, तो कोटद्वार में भी रही मैं
तो वहाँ पर एक थी शारदा, शारदा मौसी बोलते थे उनको। तो वो क्या थी, 4th क्लास में, है ना। तो वो बोलती थी टीचर से, भाई बहन जी तुमने जो कुछ मंगाना है अभी मंगा लो, बाद में मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ बस तुम्हारे लिए, इसलिए चाय मंगानी है, बिस्कुट मंगाना है, जो भी चीज़ मंगानी है मंगा लो। तो वो सोचती थी कि क्यों बोलती है ऐसा। फिर जब उन्होंने उसको देखा होगा तो उसके बाद वो मेरे को लाइन बुला के कि जल्दी आ, तेरे को एक बहुत मज़ेदार चीज़ दिखाएंगे। तो मैंने कहा पता नहीं दीदी, मैंने कहा क्या बात है, आ तो सही। देखा मैंने तो जैसे ही गेट खुला, वो 5वीं तक के बच्चों की छुट्टी हुई, जैसे ही गेट खुला तो वो कह रही छांटे हो जाओ, छांटे हो जाओ, छांटे हो जाओ, अम्मुआ की डारा को अलिया बोले, अम्मुआ की डारा को। मतलब अगर मैंने वहां पर राग सिखा रही हूँ ना मैं, तो उस वहां बैठ जाती थी वो म्यूजिक रूम के बाहर। अच्छा। और सीख लिया भाई, बाहर बैठे तभी तो बोलती थी कि जो कुछ मंगाना भी मंगा लो, फिर मैं क्लास में बैठूंगी। अच्छा। और मुझे भी नहीं पता था इस चीज का। और वहां मैंने देखा, कमाल हो गई, मैंने कहा ये तो बड़ा सुंदर गा रही है, हाँ। है ना। तब फिर मैंने उनको बोले, मैंने कहा शारदा मौसी तुमको गाना आता है क्या? कहते हाँ मेरे को बहुत अच्छा गाना आता है। उन्होंने मेरे को सुनाया भी, जैसे मतलब कितनी चमत्कार की बात है। और उसके बाद तब मैंने कहा, तब उन्होंने मेरे को मांगल सुनाए। अच्छा। तो देखिए इसके बाद जब मैं आकाशवाणी नजियाबाद में मेरा हो गया वहाँ अपॉइंटमेंट, तो तब जो है जब मेरे से उन्होंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि ये जो है कोई लोकगीत गाइए वहाँ का। तो मैंने लोकगीत गाया। उन्होंने कहा कौन से राग में? तो मैंने कहा ये तो भूपाली राग में है। उस समय जो है ना मेरे को भगवान ने रास्ता भी बहुत अच्छा दिया जी। है ना जी। तो और जिनको मतलब मैं चाहती थी कि हमारी जो संस्कृति है वो बची रहे, हमारे लोकगीत बचे रहे, ये सब चाहती थी मैं बचपन से ही। और लगाव भी था मेरा बहुत ज़्यादा। तो जो बढ़िया गाता था फट से उसको बुला के ले आती थी कि चलो यहाँ पर गाओ। आप इससे पूछना चाहेंगे कि लोक संगीत की क्या महत्व है आपके अनुसार और क्यों? हाँ वही मैं बता रही हूँ आपको। हाँ। जब उन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछा ना, मुझे ऐसा लगा कि लोकगीत जो है ये तो मूल है भाई, बिल्कुल ये तो मूल है। तब मैंने जो है मैंने कहा मैं पीएचडी इसी विषय में करूंगी, गढ़वाली लोकगीतों में राग रागनियां। क्या बात है। और तब जो है मेरे को रास्ता मिल गया बहुत बढ़िया। और फिर मैंने जो है इसमें शोध करना शुरू कर दिया। और वो सारे दिमाग में तो भरे थे सारे लोकगीत, एक से एक लोकगीत थे। तो उनमें करा, उसमें जब मैं किसी कंपटीशन में बाहर ले जाती थी बच्चों को, तो बुजुर्ग महिलाएं जो थी उनको ही मैं अपने पास बुलाती थी, उनके पास बैठ जाती थी और उनसे बोलती थी गाना सुनाओ अपने यहाँ का। तो मेरे को सुनाते थे, मुझे याद हो जाता था। हालांकि उस जमाने में रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, है ना, ऐसा था। और उसके बाद तब फिर मेरे दिमाग में ये आया कि क्लासिकल म्यूजिक तो बाद में आया, मूल तो उसका लोक ही है ना। क्योंकि पहला जन्म तो बोलना सीखा मनुष्य ने, सबसे पहले बोलना ही सीखा। फिर जो है फिर बजाना भी कर दिया। फिर उसके बाद अब पराकाष्ठा हो गई, फिर नृत्य शुरू कर दिया जब और खुश हो गया। और उसके बाद जो है फिर ये लोकगीत वहीं से जन्म ले लिया। जब इनको विधिवत उसमें नियमबद्ध कर दिया तो उसमें विद्वानों ने उनका नाम रख दिया कि ये भूपाली है, ये दुर्गा है, ये भैरव है ये। और मैम आप इससे पूछना चाहेंगे कि जो लोक गीत है बड़े भावनात्मक भी होते हैं, जैसे आपने बताया। तो यूं तो आपने बहुत सारे गीत गाए हैं, आपका पसंदीदा लोकगीत कौन सा है? मैं चाहूंगी अब दर्शकों के सामने भी कुछ गा के बताएं। अभी देखिए कि मेरे तो जो है ना, क्या बोलूं मैं, जैसे मैं बारिश देखती हूँ तो फिर बोलती है कि चौमासी रिम झीमा मीती सी रह ग्यों, जगह जगह छुम छाट मीती सी रह ग्यों, बादल जकी बादा मीती सी रह ग्यों। जो चीज देखती हूँ तो उसी पे मेरे को लोकगीत याद आ जाता है। अब ये जो है बादल भी कह रहा है कि सारा पानी तो मैंने बरसा दिया, लेकिन मैं खुद प्यासा रह गया। बहुत खूब, है ना। ये है दूसरे के लिए जीने वाला इंसान। दूसरे के लिए जीने वाला जो होता है ना, वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। सूर्य भगवान, वो भी, उनसे भी एक प्रेरणा मिलती है कि वो खुद तो पीछे छुप जाते हैं, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, है ना। तो यही मेरे जीवन में भी रहा पूरे जीवन भर। और प्रकृति से ही मैंने सीखा भी है। और
उसी से कि आगे बढ़ाओ, अगर कोई अच्छा गाने वाला है चला जाए रेडियो स्टेशन में, फॉर्म भरो, चलो आओ वहाँ। हाँ बिल्कुल। ये नहीं देखा कि ये कौन है क्या है, इससे क्या मतलब है, कला देखी मैंने, है ना। अगर कोई शादी ब्याह में सैक्सोफोन बजा रहा तो उसको फॉर्म भरवाया, आ गए, एग्जाम के दिन आ जाना, पास हो गया। किसी ढोलक बजा रहा है कोई, उसको पता ही नहीं है कि कौन सा राग वाग से क्या मतलब है, जब वो बजा इतना बढ़िया रहा है तो फिर क्या है, सही बात है ना। तो उनको सबको आगे बढ़ाया। आज हजारों कलाकार, अपने को संतुष्टि होती है उसमें, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। लोकगीत जो होते हैं ना सच्चे होते हैं, लोकगीत में झूठा नहीं होता, उसमें चापलूसी नहीं होती। अगर सास बुरी है ना, सासु बुरी रंधन ये सासु, सासु बुरी रंधन या, द्वि चुन हमना बुकाई सासु, चौलू की दबाल ये सासु। अब सास रही होगी वो, और बहू सारा काम करके आ रही हैं वो, और उनको भूख लगी भी, खाना भी उन्होंने बनाना है बाद में, या बना हुआ भी है तो सास ने नहीं दिया उनको, तो उसको भूख लगी तो उसने चून जो मंडवे का आटा है वो 2 फांक मार ली, उसी को खा लिया। और तब सास बोली चून किसने खाया, फिर लड़ाई करने के लिए उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि बवाल मत करो सास जी, हमने खाया चून ना। ऐसे दिन थे, और ऐसी भी सास रही हैं कि मेरी ऊन ल्या माणी बुए बीजी जादी, सिरवाणी को घाम बुए बीजी जादी, पैतवाणी नीमी गे बुए बीजी जादी। मतलब कितनी बढ़िया सास रही होगी वो। ये भी सास थी कि बहू खत्म हो गई, वो बहू, और उससे बोली कि बेटा उठ जा, सूरज जो है सिर की तरफ था और पैर की तरफ चला गया, तू उठ क्यों नहीं रही है बेटा, तुझे क्या हो गया, तेरे साथ की सारी सहेलियां जब इधर उधर जा रही हैं, तेरे को तू उठ क्यों नहीं रही है। उसको बोल रही है वो सास, रो रही है उसके सामने। ऐसी भी सास थी। तो वो जो घटना समाज में घटित हुआ वो लोकगीत में आ गया। उसमें ये नहीं है कि मेरा गीत है, ये ऐसा नहीं है, उसमें हम सबका है। बिल्कुल। मैं बकरी बन के नहीं जीता लोकगीत, हम बन के जीता है, शेर बन के। लोक संगीत ये है, क्या नहीं है उसमें, गायन वादन नृत्य तीनों कलाओं का समावेश है उसमें। तो मैम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो लोक संगीत है, इसकी जब रचना हम करते हैं तो किन बातों का महत्वपूर्ण रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, लोक संगीत की रचना नहीं होती। लोक संगीत जो है ना वो हजारों वर्ष पुराना होता है, और उसकी मौखिक परंपरा होती है। अच्छा। और वो गांव में, जैसे गांव में सब एक के मुंह से एक बात निकली, आहा कितना बढ़िया ये पेड़ है ना, कि डाली झपन्याली बे, डाली झपन्याली के तब तक दूसरे ने बोला के की डाली होली बे, के की डाली होली। फिर तीसरे ने बोला आमुआ की डाली बे, आमा की डाली होली। बन गया ना गीत। बिल्कुल। अब सबने बना बुनू के उसको करा, और फिर वही गीत जो है रात में जब चलते हैं, जब वो थड़िया चौपला होते थे उस जमाने में, विश्व बसंत पंचमी से विश्व संक्रांति तक होते थे हमारे, रात भर गीत चलते थे। तो मेरा अगला सवाल यही है आपसे मैम कि अपने लोक गीतों के संरक्षण और संवर्धन हेतु आप किस प्रकार से योगदान कर रही हैं। अब ये है ना कि मैंने जो है अपनी मातृभूमि के लिए क्या कर सकती हूँ मैं, वो मेरा कर्तव्य है, उसका मेरे को करना चाहिए। इसलिए मैंने अपना कर्तव्य समझ के अपनी मतलब अंदर से मैंने ये सोचा कि जब ये लोक ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा भाई, इतनी ऊंची छलांग लगा लो तुम और फिर अपने मूल को तो देखा ही नहीं। तिरु गुनेर जी की 2 पंक्तियां मेरे हमेशा मेरे खोपड़ी में घूमती रहती हैं कि भूल गया जो संस्कार वो जीवन खरा नहीं रहता, और जड़ से अगर जुदा हो गया तो पत्ता हरा नहीं रहता। क्या बात है, क्या बात है ना। तो ये हमेशा मेरे दिमाग में ये गूंजता रहा,
और इसको मैंने आत्मसात किया। और फिर मैंने वही देखा कि अगर हमारी संस्कृति जो लोकगीतों में अवस्थित है तो मेरा कर्तव्य है ना उसको संभालने का, अगर ईश्वर ने मेरे को इस लायक बनाया है तो, है ना। तब मैंने उसको संरक्षित किया। तो मैम आपसे पूछना चाहेंगे कि लोक गीतों को आज की युवा पीढ़ी में वो प्रचलित रहे तो उसके लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? उसके लिए सुझाव ये है, आज जो है ना कोई भी कुछ भी ऊटपटांग लिख रहा है, अपने आप बना रहा है, चाहे उसको भाषा आती है चाहे नहीं आती, और वो जो है उसमें गा रहा है, लोकगीत गा रहा है। लोकगीत थोड़ा है, वो तो उसका गीत है भाई, वो जिंदा कैसे रहेगा? वो नहीं रहेगा जिंदा, क्योंकि वो उसकी भावना है, वो आम जनता की भावना नहीं है वो, है ना। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे डाढ़ी, हमारे यहाँ भाषा भी बहुत परिष्कृत है ना हमारी, जैसे डाढ़ी है तो डाली मने वृक्ष, और अगर हमने डाली बोल दिया, डाली मने डलिया, तो उच्चारण भी उसमें सही नहीं होता उनका, और तो रहा दूर। तो उनसे मेरा यही सुझाव है उनके लिए कि आप लोग अपने मूल से जुड़िए। अगर आपने लोक संगीत सीख लिया और उनसे आप जुड़ गए तो आप जो है कुछ भी बना सकते हो, उसको फ्यूजन बनाओ, कुछ बनाओ, पर मूल तो जिंदा रहेगा ना फिर, है ना। तो सबका कर्तव्य है इसमें, मेरा ही एक ये नहीं है कि मैंने कर दिया बहुत कुछ करते, उनका भी इसमें योगदान होना चाहिए। योगदान भावी पीढ़ी ही कर सकती है हमारे साथ। सीखें, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, बुढ़ापे तक भी इंसान सीखता है। मैं भी अभी तक, मैंने टाइप करना भी तो कंप्यूटर पे अभी सीखा, तो मैं भी तो बोल सकती थी कि मेरे को तो नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? सीखने की कोशिश करो। कौन सी चीज ऐसी जो तुम्हें नहीं आएगी? सब आ जाएगा। बिल्कुल। और मैम लोक संगीत के क्षेत्र में आप का प्रेरणा स्रोत कौन है? प्रेरणा स्रोत तो मेरे जो हैं बचपन में तो मेरे सुखदास बाटा जी, है ना, और जो बुजुर्ग महिलाएं थी, मेरी ताई जी, मेरी माँ, मेरे ताई जी, मेरी ताई जी ऐसी भी थी पार्वती देवी कि वो लोकगीत ना जैसे गुनगुनाती रहती थी, और जैसे ताऊ जाए तो चुप हो जाती थी। बिल्कुल। और मैम जैसे कि आपने कहा, अभी हमने लोक संगीत के बारे में बात की, यहाँ की परंपरा के बारे में बात की, प्रकृति के बारे में बात की, स्वर के बारे में, रागों के बारे में बात की। चलते चलते आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारी जो गढ़वाली भाषा बोली है, आजकल के बच्चे भूलते चले जा रहे हैं। सबको विदेशों में रहना है, पढ़ना है, लेकिन घर वाले भी अब बात नहीं करते हैं। दुख लगता है इस बात को देखते हुए कि सभी लोग जब पलायन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो अपनी भाषा बोली नहीं बोलते हैं। तो संदेश आपके माध्यम से पहुँचे हमारे दर्शकों को कि हम अपनी भाषा बोली को हम सीखें, और तभी हम आने वाली पीढ़ी को अपनी भाषा बोली जब सिखाएंगे, समझेंगे, तो उस भाषा के माध्यम से, फिर वो गीतों के माध्यम से भी वो और दूर तक हमारी ये जो संस्कृति है वो फैलेगी। आपका संदेश? बस मेरा संदेश तो यही है कि जब हम अपने मूल के साथ चलते हैं ना जी, तो हमारी पहचान बनी रहती है जी। अगर हम बाहर जाना चाहो, कोई अच्छो काम करना पड़ा तो तुम अपने घर की भलो करना, है ना, पर घर डालता भी तो भलो करेली, है ना। तो ये वास्ता बहुत जरूरी है कि अपने मूल से जुड़े रहना, और तब हम मूल ले दगड़ मत, जब हम बाहर जाना ना तब हमार हुकुम बहुत काबिलियत मने जान की, अरे हमारे गाँव भारत तक जो अच्छा अच्छा वही तो सब मंद। और जब हम अपन मूल भूल गए वहाँ तो हमारे फिर कोई पहचान नहीं न रहे, इकक न रहे वो कक। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने मूल से जुड़े रहो, अपनी संस्कृति से जुड़े रहो, और इतने तुम में काबिलियत होनी चाहिए कि तुम दूसरों को भी अपनी तरफ आकर्षित करो। क्या बात। मैम आपसे भेंट वार्ता करके बहुत आनंद आया। दर्शकों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वाला एपिसोड भी बेहद पसंद आया होगा। चलते चलते कहना चाहूंगी, वास्तव में हिमालय के गोद में बसी हुई, स्वरों के मोतियों से सजी हुई, जगमगाती है हमारी संगीतमय धरा। उत्तराखंड के लोक संगीत और संस्कृति से है हमारा प्रदेश प्रफुल्लित और हरा भरा। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ गीत कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर। आप फिलहाल हमारे आज के मेहमान डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।